हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर वनस्पति जगत के बारे में हम पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और उसमें शैवालों के बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में, टेरिडोफाइटा के बारे में, उसके बाद जिम्नोस्पर्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उनके सामान्य लक्षण और उनके अंदर कौन कौन से प्लांट्स आते हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज लास्ट प्लांट का वर्क एंजियोस्पर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म कौन से प्लांट हैं। सभी पुष्पीय पौधे, ऐसे प्लांट्स जिनमें पुष्प लगते हैं उसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। इन्हें आवृतबीजी भी कहते हैं। नाम से ही पता लग रहा है आवृतबीजी, इट मीन्स इनके जो बीज हैं वो ढके हुए हैं, अर्थात जो इनके बीज होते हैं वो फल के अंदर होते हैं, इसीलिए इन प्लांट्स को आवृतबीजी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स की सबसे ज़्यादा वैरायटीज पाई जाती हैं। इसमें सूक्ष्मदर्शी प्लांट से लेकर के वुल्फिया एक ऐसा प्लांट्स है जिसको हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। वुल्फिया से लेकर के और यूकेलिप्टस, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो लगभग 100 से 150 मीटर हाइट के होते हैं। यानी इसमें प्लांट्स, शाख, वृक्ष और झाड़ी, ये तीनों अवस्थाएं मोस्टली एंजियोस्पर्म के अंदर आती हैं, आवृतबीजी के अंदर आती हैं। तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स हम एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, इनकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। वुल्फिया एक ऐसा प्लांट्स है जो बहुत ही छोटा होता है और इसको सूक्ष्मदर्शी से हम देख सकते हैं। और यूकेलिप्टस ऐसा प्लांट्स है जिसकी हाइट लगभग 100 से 150 मीटर तक होती है। अब हम बात करेंगे, पुष्पीय पौधे हैं इसीलिए बात पुष्प की आएगी। और एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी पौधों में पुष्प इनका एक गुण है, पुष्प इनका एक अभिलाक्षणिक गुण है, यानी एक विशेष लक्षण है। पुष्प की अगर बात करें तो पुष्प के अंदर ही नर एवं मादा जननांग स्थित होते हैं। इस तरह से हम पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो भाग बनाया है मैंने, स्त्री केसर का पार्ट है, ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, ये अंडाशय या बीजांड, ये स्त्री केसर है, मादा जननांग है पुष्प के अंदर। इस तरह से ये पुष्पासन है, ये है पुष्पासन जिस पे पुष्प के सभी अंग व्यवस्थित होते हैं। ये है पुष्पवृंत जिसको हम पुष्प को पकड़ते हैं। सबसे बाहर हरी पत्तियों का, इसके बाहर एक हरी पत्तियों का चक्र होता है जिसे बाह्य दल पुंज कहते हैं। और इसके अंदर रंगीन पत्तियों का एक चक्र होता है जिसे हम दलपुंज कहते हैं। दल रंगीन होते हैं और इन्हीं के कारण पुष्प का रंग होता है। और इसके अंदर एक चक्र होता है, एक पतली धागे जैसी संरचना होती है जिसे हम, ये परागकोश है, ये धागे जैसी संरचना पुतंतु कहलाती है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं और इन परागकणों का स्थानांतरण वर्तिकाग्र पर होता है, जिसे हम, इस क्रिया को हम परागण कहते हैं। और वर्तिकाग्र पर परागकण गिरने के पश्चात इनका अंकुरण होता है। अंकुरण होने से इनमें पराग नलिका निकलती है और जो एक पतली लंबी नली से गुजरती है जिसे हम वर्तिका कहते हैं, ये वर्तिका है। और ये पराग नलिका वर्तिका से होती हुई अंडाशय या बीजांड तक जाती है। ये अंडाशय है या बीजांड है। इन दोनों चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। अंडाशय से फल का निर्माण होता है और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो बीज होते हैं वो फल के अंदर होते हैं, इसीलिए इनको हम आवृतबीजी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंडाशय की, कि किस तरह से अंडाशय बीजांड के अंदर व्यवस्थित होता है या बीजांड या अंडाशय की संरचना होती है और किस तरह से प्लांट्स के अंदर निषेचन की क्रिया होती है। अगर मैं बीजांड की बात करूं तो बीजांड की जो संरचना है वो इस तरह से होती है। इसमें यहाँ पे एक अंड कोशिका होती है, इसके दोनों ओर एक एक सहायक कोशिकाएं होती हैं। एक बार बना लेते हैं। ऊपर एक जैसी 3 कोशिकाएं हैं जिन्हें हम प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं और बीच में ये सबसे बड़ी कोशिका है जिसे हम ध्रुवीय कोशिका कहते हैं।
इसके अंदर 2 केंद्रक होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके चारों तरफ आवरण होता है जिसे हम अध्यावरण कहते हैं। तो इस तरह से हमको ये बीजांड का डायग्राम बनाना है। ये है बीजांड व्रंत, जिससे बीजांड पुष्प में लगा रहता है, और ये है हाइलम। हाइलम, ये पूरी जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं बीजांड काय। तो मैं कह सकता हूँ बीजांड काय और बीजांड व्रंत को जोड़ने वाला स्थान हाइलम कहलाता है। बीच में जो कोशिका दिख रही है इसको हम अंड कोशिका कहते हैं। इसके पास में जो कोशिका हैं इन्हें हम सहायक कोशिका कहते हैं। इसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। बीच में जो कोशिका है उसे हम ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। ध्रुवीय कोशिका में जो केंद्रक हैं उन्हें हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। और ये मुख के विपरीत कोशिकाएं हैं, इनको हम प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं, प्रतिमुखी सेल्स। और ये लास्ट वाला पार्ट है इसको हम निभाग कहते हैं, इनको हम निभागीय कोशिकाएं भी कहते हैं। और ये बता दिया मैंने आपको, ये है अध्यावरण। बीजांड के चारों तरफ पाए जाने वाला आवरण अध्यावरण कहलाता है। अध्यावरण में एक खांच होती है जिसे हम रेफे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये बीजांड का है, जिसे इंग्लिश में ओव्यूल कहते हैं। ये पुष्प के अंदर मादा पार्ट होता है, और जो इस तरह से अगर मैं पुष्प की स्ट्रक्चर भी हमने बनाई थी तो इस तरह से ऊपर वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, और ये है अंडाशय बीजांड। अब वर्तिकाग्र पर परागकण गिरते हैं और वो कहाँ आते हैं? वर्तिका से होते हुए अंड कोशिका में जाते हैं, और अंड कोशिका में निषेचन की क्रिया होती है। अंड कोशिका के अंदर जाते ही परागनलिका फट जाती है और एक केंद्रक निकलता है जो अंड कोशिका के केंद्रक से जुड़ जाता है। इसी को हम निषेचन कहते हैं, और निषेचन से भ्रूण का निर्माण होता है, इसीलिए भ्रूण 2n होता है। लेकिन जो परागनलिका है उससे 2 केंद्रक निकलते हैं। एक केंद्रक ध्रुवीय कोशिका के केंद्रक से जुड़ता है, जिसे हम त्रिक संलयन कहते हैं, क्योंकि 3 केंद्रकों का संलयन हो रहा है यहाँ पर, इसलिए हम इसको त्रिक संलयन कहते हैं। और इससे भ्रूण पोष का निर्माण होता है। भ्रूण पोष, ऐसा ऊतक जिससे भ्रूण पोषण प्राप्त करता है उसे हम भ्रूण पोष कहते हैं। भ्रूण की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक ऊतक भ्रूण पोष कहलाता है, और भ्रूण पोष होता है त्रिगुणित, 3n होता है, क्योंकि यहाँ 3 केंद्रकों का संलयन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपने आवृतबीजी पौधों के बारे में, आवृतबीजी पौधों को आवृतबीजी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो बीज हैं वो फल के अंदर होते हैं। आपने पुष्प की संरचना और बीजांड की संरचना के बारे में पढ़ा। अगर बीजांड के अंदर, एक परिपक्व बीजांड के अंदर मैं कोशिकाओं और केंद्रकों की संख्या देखूं तो एक बीजांड के अंदर 7 कोशिकाएं हैं इसमें, और 8 केंद्रक हैं। 3 तो प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, एक अंडे कोशिका, इट मीन्स 4 हो गए, 2 सहायक कोशिका, इट मीन्स 6 हो गए, और एक ध्रुवीय कोशिका, तो 7 कोशिका हो गई। सब में एक एक केंद्रक है, लेकिन ध्रुवीय कोशिका में 2 केंद्रक हैं, इसीलिए केंद्रकों की संख्या 8 हो गई। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं एक परिपक्व बीजांड के अंदर कितनी कोशिका एवं कितने केंद्रक पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे 7 कोशिका एवं 8 केंद्रक पाए जाते हैं। और ये एक गुण है पुष्प का पाया जाना, पुष्प के अंदर बीजांड का पाया जाना, निषेचन, त्रिक संलयन, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स की विशेषता होती है। और एंजियोस्पर्म प्लांट्स की मैं बात करूं तो इनके अंदर पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इनके जीवन चक्र के अंदर पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट भी है। मैं ऐसे कह सकता हूं कि जैसे एक पूरा वृक्ष है या एक पादप है तो वो उसकी बीजाणुद्विद अवस्था है, और उस पादप पर फिर पुष्प लगते हैं तो वो पुष्पों में युग्मक बनते हैं, तो वो उसकी युग्मकोद्भिद अवस्था है। और कुछ समय पश्चात पुष्प से फल बनते हैं निषेचन के द्वारा, फल से फिर बीज बनते हैं, और बीज से फिर प्लांट्स या पादप का निर्माण होता है जो बीजाणुद्विद अवस्था है। तो किसी भी पादप के जीवन चक्र के अंदर ये बीजाणुद्विद अवस्था और युग्मकोद्भिद अवस्था, ये दोनों ही अवस्थाएं एकांतर क्रम में आती हैं। एक बार बीजाणुद्विद, फिर युग्मकोद्भिद, फिर बीजाणुद्विद, फिर युग्मकोद्भिद। इसी को हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये कंप्लीट चैप्टर खत्म हो गया। एक बार चैप्टर को मैं रिवाइज कराना चाहूँगा। वनस्पति जगत के अंदर आपने शैवाल के बारे में पढ़ा था, उसके बाद आपने ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा। शैवाल के अंदर आपने क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, लाल शैवाल, भूरे शैवाल और हरे शैवाल, इन तीनों के बारे में पढ़ा। उसके बाद आपने ब्रायोफाइटा, ऐसे प्लांट्स जो जल और स्थल दोनों पे रहते हैं, इनको हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं। और इसके अंदर आपने लिवरवर्ट और मॉस, इन दोनों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट आपने टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ा। प्रथम स्थलीय पौधे हैं,
इनमें संवहन, ऊतक, जाइलम एवं फ्लोएम पाए जाते हैं। उसके बाद आपने जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी प्लांट्स के बारे में पढ़ा। इन्हें हम नग्न बीजी भी कहते हैं क्योंकि इनके बीज फलों के अंदर नहीं होते हैं। और आज आपने पढ़ा है आवृत बीजी प्लांट्स के बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में, पुष्पीय पौधों के बारे में, पुष्प की संरचना के बारे में, बीजांड के बारे में, निषेचन के बारे में और किस तरह से इनमें निषेचन होता है, नरजनन और मादाजनन। और लास्ट टॉपिक आपने आज पढ़ा है पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो इस चैप्टर के नोट्स आपको PDF फाइल में सेंड कर दिए जाएंगे, उनको आप कंप्लीट करेंगे। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।